नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम एपिसोड नंबर 5 में क्लास 10th एनसीईआरटी से धातु एवं अधातु मेटल और नॉन मेटल चैप्टर से आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। ये पार्ट 1 है और कल के आपके पार्ट 2 के क्लास में, जो कि एपिसोड नंबर 6 रहेगा, थर्ड चैप्टर आपका धातु एवं अधातु कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। और साथ में 9 फरवरी 2025 को संडे को, इसी संडे को आप सभी का एग्ज़ाम है। पीआरटी के जितने भी अभ्यर्थी हैं 2:30 से लेकर 5 बजे के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक, जो हमारा मेन टेलीग्राम चैनल है, उसमें आपको टेस्ट सीरीज़ ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है टेस्ट सीरीज़ ग्रुप को, आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आपको इसके बारे में डिटेल में कल हम 8 बजे शाम को आएंगे लाइव, और 8 बजे शाम लाइव आकर आपको जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं टेस्ट से रिलेटेड सब कुछ आपको बता देंगे। आगे बढ़ते हैं, पहले प्रश्न पर आते हैं। क्लास 10th एनसीईआरटी विज्ञान की पुस्तक से, या एससीईआरटी कहिए, दोनों एक ही हैं, सेम है। अध्याय 3 धातु एवं अधातु मेटल और नॉन मेटल से पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से सबसे आघातवर्ध, आघातवर्ध का मतलब होता है मेलेबल, तो निम्नलिखित में से सबसे आघातवर्ध मोस्ट मेलेबल मेटल कौन सा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से आपको सबसे आघातवर्ध मोस्ट मेलेबल मेटल कौन सा है, धातु कौन सा है। विकल्प आपके सामने है, लोहा, आयरन, तांबा, कॉपर, सोना, गोल्ड। क्या ऑप्शन होगा यहाँ पर, आंसर क्या होगा, देखिए प्रश्न को। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से सबसे आघातवर्ध मोस्ट मेलेबल मेटल जो होते हैं वो होता है सोना, गोल्ड। तो सोना या गोल्ड को हम सबसे ज़्यादा आघातवर्ध धातु मानते हैं या फिर मोस्ट मेलेबल धातु मानते हैं। और आघातवर्ध का मतलब क्या होता है कि एक जो धातु होती है, किसी भी धातु को पीट कर चद्दरों में बनाने का जो एक प्रक्रिया होता है, कि उसको सीट या चद्दरों में बनाने का जो प्रोसेस होता है, उसी को हम बोलते हैं आघातवर्ध। और सोना की अगर बात करें तो सोना या गोल्ड सबसे ज़्यादा आघातवर्ध धातु है, मोस्ट मेलेबल धातु है, मेटल है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी सेम है, मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे मेलेबल होता है, सबसे ज़्यादा जो मेलेबल होता है अगर हम बात करें तो वो सोना होता है, लेकिन यहाँ पर विकल्प में आपको सोना नहीं दिया गया है। उस केस में आंसर क्या होगा एज पर एनसीईआरटी। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से सबसे अधिक आघातवर्ध मोस्ट मेलेबल धातु, तब उस केस में जब आपको सोना विकल्प नहीं दिया तो चांदी है, लोहा है, पारा है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, सोचिए। तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा आपको ध्यान रखना कि आपको जो फैक्ट्स हैं वो पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट जो चीज़ है वो पता होनी चाहिए। और अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है कि सोना और चांदी, एनसीईआरटी में लिखा गया है कि सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध धातुएं हैं। तो सोना और चांदी को एक साथ में रखा गया है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन भी सोना और चांदी में भी करेंगे तो सोना सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन सोना और चांदी एक साथ दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर आपको सोना विकल्प में नहीं दिया रहेगा तो आपको किसके साथ में जाना है, चांदी के साथ में जाना है। तो चांदी भी सबसे अधिक आघातवर्ध हो जाएगा। और यहाँ पर दिए गए विकल्प में से आपको चुनना है। काफ़ी सारे अभ्यर्थी क्या करेंगे, उनको सोना तो पता है, गोल्ड पता है, तो वो क्या करेंगे, नन ऑफ दीज लगा देंगे। तो ये गलत हो जाएगा, ये आपको नहीं करना। ध्यान रखना है कि अगर सोना नहीं दिया रहेगा तो आंसर आपका चांदी हो जाएगा, मोस्ट मेलेबल धातु के केस में, आघातवर्ध धातु के केस में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है। तन्य का मतलब होता है डक्टाइल। तो सबसे अधिक डक्टाइल या मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा होता है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा होता है। डक्टाइल या तन्य का मतलब होता है किसी धातु को तार में खींचने की क्षमता, तार में खींचने की क्षमता, तार के रूप में पतले पतले वायर्स बनाने की जो क्षमता होती है धातु की, उसी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी या डक्टाइल। तो यहाँ पर सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा होगा, चांदी होगा, सोना होगा, तांबा होगा, एक से अधिक होगा, या नन ऑफ दीज होगा। क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। तो निम्नलिखित में से सबसे अधिक जो तन्य धातु होता है अगर हम बात करें तो वो होता है सोना। इसमें सिर्फ एक ही आंसर होगा, चांदी से बहुत ज़्यादा तन्य होता है और सबसे ज़्यादा तन्य होता है सोना। तो ये ध्यान रखिएगा, सोना जो होता है वो सबसे अधिक तन्य धातु होता है। और अगर एनसीईआरटी में दिए गए फैक्ट की अगर हम बात करें तो 1 ग्राम सोने से अगर हम बात करें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो 1 ग्राम गोल्ड से
या 1 ग्राम सोना अगर हमारे पास धातु के रूप में है तो हम 2 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार खींच सकते हैं या बना सकते हैं इस सोने से। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि सोना सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल क्यों कहा जाता है, सबसे अधिक तन्य धातु क्यों कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु है यहाँ पर जो कि ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विच अमंग द फॉलोइंग मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो सर्वोत्तम चालक होना चाहिए ऊष्मा और विद्युत का। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या आंसर होगा? पारा है, चांदी है, सोना है, एक से अधिक है, नन है, क्या आंसर होगा? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो कौन सा धातु है जो ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है चांदी। तो ध्यान रखिएगा, चांदी या सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको क्लियर हो गया होगा कि चांदी या सिल्वर जो होता है वो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन हम चांदी या सिल्वर का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? तो ये बहुत महंगी पड़ती है, इसीलिए हम इसका प्रयोग नहीं करते। इसलिए आप देखते हैं कि कहते तो हैं लेकिन हीट और इलेक्ट्रिसिटी में या तार वगैरह के रूप में हम इनका प्रयोग नहीं करते हैं। कारण आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक है? तो एनसीईआरटी में आपको जब ये फैक्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक है, तो वहाँ आपको 2 विकल्प एक साथ में दिए गए हैं। तो वो विकल्प क्या आंसर हो सकता है? सिल्वर और कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर और मरकरी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सी धातु है ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक है, तो आंसर आपका हो जाता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिल्वर और कॉपर। तो सिल्वर और कॉपर के लिए एनसीईआरटी में लिखा गया है कि ये ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक माने जाते हैं। और वहीं पर एनसीईआरटी में ही बताया गया है कि जो लेड और मरकरी होते हैं, लेड और पारा जिसको मरकरी कहते हैं, तो लेड और मरकरी या पारा, लेड और मरकरी जो होते हैं ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत तारों में एक अवरोधक पदार्थ की परत चढ़ी होती है जो आमतौर पर डैश होता है, किसका बना होता है? तो इलेक्ट्रिक वायर्स पे जो है किसकी कोटिंग होती है ताकि हमें नुकसान ना पहुंचे, तो करंट वगैरह ना लगे? तो अगर बात करें ग्रेफाइट, पीवीसी जिसको पॉलीविनल क्लोराइड कहा जाता है, लोहा, आयरन। तो किस चीज़ की परत यहाँ पर चढ़नी चाहिए? तो विद्युत तारों में एक अवरोधक पदार्थों की परत जो होती है वो पीवीसी, पॉलीविनल क्लोराइड की होती है। और इससे क्या होता है? करंट वगैरह लगने की संभावनाएं ना के बराबर होती हैं। तो पीवीसी हमें बचा कर रखता है। तो पीवीसी या पॉलीविनल क्लोराइड से कोट किया जाता है या परत चढ़ाया जाता है विद्युत तारों पर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहता है? यहाँ पर आपसे पूछा गया अधातु है, यही आपको ध्यान रखना प्रश्न में कि यहाँ पे जब आपसे अधातु पूछेगा तो आपको नॉन मेटल देखना है और वो ओनली नॉन मेटल है। विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ज़्यादा जो यहाँ पर अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की तो ये किस अवस्था में होते हैं? तो या तो सॉलिड होंगे या गैसीय होंगे। 2 कंडीशन होती है सिर्फ, और एक एक्सेप्शन है, और उस एक्सेप्शन में अगर हम बात करें तो वो जो नॉन मेटल है वो अधातु है, वो कक्षीय तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहता है, तो यह रहती है। तो द्रव्य अवस्था में लिक्विड स्टेट में कौन रहता है रूम टेम्परेचर पर नॉन मेटल? तो मरकरी है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। क्या आंसर होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ब्रोमीन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ब्रोमीन, और ब्रोमीन का एक नाम है लाल द्रव्य, लाल द्रव्य, रेड लिक्विड। ब्रोमीन को हम क्या बोलते हैं? रेड लिक्विड। नाम ही इसका रेड लिक्विड है। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एकमात्र अधातु है, नॉन मेटल है, जो कि लिक्विड रहता है, तरल रहता है रूम टेम्परेचर पर। क्लियर हो गया आपको? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु मेटल को छोड़कर, किस धातु या मेटल को छोड़कर सभी धातुएं, सारी धातुएं कमरे के तापमान रूम टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं? तो धातु या मेटल के बारे में आपने देखा सामान्यतः किस रूप में होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं। लेकिन एक धातु ऐसी होती है जो रूम टेम्परेचर पर अगर हम बात करें तो सॉलिड नहीं होती है, और वो क्या होगा यहाँ पर? ब्रोमीन, मरकरी जिसको पारा कहते हैं, या आयोडीन होगा, एक से अधिक होगा। क्या होगा? तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु मेटल है जो कि सॉलिड नहीं है? तो आंसर है आपका मरकरी। मरकरी की अगर हम बात करें तो रूम टेम्परेचर पे किस अवस्था में होता है? तरल अवस्था में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। क्लियर है? और 2 फैक्ट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है
कई बार ब्रोमीन और मरकरी में अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ब्रोमीन ध्यान रखिएगा अधातु है, नॉन मेटल है, जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर। मरकरी जो है धातु है, मेटल है, जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। यही फ़र्क है कि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। और यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, मेटल पूछा गया है, थोड़ा प्रश्न को घुमाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अधातु नॉन मेटल, अब यहाँ पे आपसे पूछा गया चमकीला लश्चरस होता है। तो अगर हम बात करें तो जो धातु होते हैं सामान्य तौर पे जो मेटल्स होते हैं, सारे मेटल्स क्या होते हैं, चमकीले होते हैं, लश्चरस होते हैं। तो चमकीले या लश्चरस होते हैं, लेकिन और जो अधातु होते हैं वो चमकीले नहीं होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन या अपवाद पाया जाता है अधातु में, नॉन मेटल्स में, और वो एक अधातु है जो चमकीला लश्चरस होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मरकरी, कार्बन, आयोडीन। एक से अधिक क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो मरकरी तो नॉन मेटल है ही नहीं, मरकरी आपको पता है क्या है, जो है मेटल है। अब आपको कार्बन और आयोडीन में चुनना। तो यहाँ पर जो आंसर है कौन सा नॉन मेटल है जो लश्चरस है, चमकीला है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आयोडीन। बहुत अच्छा फैक्ट है, सारे एनसीईआरटी से आपके प्रश्न हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन धातुओं का गलनांक, जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, बहुत कम होता है कि हथेली पर रखते ही पिघलने लगते हैं। मतलब इतना कम कि आप अपने हाथों पर, अपने पाम पे हथेली पर रखेंगे, जैसे रखेंगे ये पिघलने लगेंगे, इतना कम मेल्टिंग पॉइंट इनका होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, गैलियम होगा, सीजियम होगा, आयोडीन होगा, एक से अधिक होगा, नन होगा, क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जिनका गलनांक बहुत ही कम होता है, हथेली पर रखते ही पिघलने लगते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर गैलियम भी होता है और सीजियम भी होता है। गैलियम और सीजियम दोनों के मेल्टिंग पॉइंट इतने कम होते हैं कि जैसे ही आप हाथ पे रखिएगा ये गलने लगेंगे, पिघलने लगेंगे, मेल्ट करने लगेंगे। आयोडीन के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। और आयोडीन आपको मालूम है ये नॉन मेटल की जो है श्रेणी में, और यहाँ पे आपसे धातु पूछा गया, तो इस तरीके से ए और बी सही है। तो ए और बी के कारण भी डी आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कार्बन का अपरूप एलोट्रॉप है जो सबसे कठोर पदार्थ भी है। आपको बताना है कि कार्बन का कौन सा अपरूप है, एलोट्रॉप है जो सबसे कठोर पदार्थ भी है पूरे इस पृथ्वी पर। तो ग्रेनाइट है, ग्रेफाइट है, C60 है, जिसको हम बकमिनिस्टर फ्लोरीन बोलते हैं, बकमिनिस्टर फ्लोरीन भी बोलते हैं। तो ये भी कार्बन का क्या है, अपरूप है, एलोट्रॉप है। चलिए अगले प्रश्न पर इसके उत्तर पर आते हैं। तो कार्बन का कौन सा अपरूप है जो सबसे कठोर पदार्थ भी है। तो ग्रेनाइट भी नहीं होगा, ग्रेफाइट भी नहीं होगा, C60 भी नहीं होगा, नन आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर डायमंड की बात की जा रही है। डायमंड सबसे कठोर पदार्थ होता है, कार्बन का अपरूप होता है, तो डायमंड या हीरा यहाँ पर आंसर होना चाहिए। क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपरूप एलोट्रॉप विद्युत का सुचालक होता है। अब यहाँ पर आपने देखा है, अभी आपने ऊपर पढ़ा, मतलब एनसीईआरटी में आपने पढ़ा भी होगा कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सामान्यतः क्या होता है, नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते या पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन कार्बन का एक ऐसा अपरूप है, एलोट्रॉप है, जो विद्युत का सुचालक होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। कौन है वो, तो ग्रेफाइट है, डायमंड है, C60 है, क्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कार्बन का कौन सा अपरूप है जो विद्युत का सुचालक है, तो आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किन धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो कुछ ऐसी धातु होती है जो बहुत मुलायम होती हैं, इतनी मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से काटा जा सकता है। क्या होगा आंसर यहाँ पर, लिथियम होगा, सोडियम होगा कि पोटेशियम होगा, एक से अधिक होगा, नन ऑफ दिस क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी धातु है जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। तो सामान्यतः आपने विकल्प में सोडियम देखा होगा, लेकिन लिथियम भी आंसर है, पोटेशियम भी आंसर है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम रट लीजिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तीनों के अंत में माँ है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। बाकी इस तरीके से भी मत याद करिएगा, ठीक है। बहुत सारे आपको ऐसी धातु मिल जाएंगी जहाँ पे ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो लिथियम, पोटेशियम, सोडियम तीनों ऐसी धातु जिनको हम चाकू से काट सकते हैं। तो आंसर आपका एक से अधिक हो जाएगा। बहुत ही मुलायम होती है, सामान्यतः आपने सोडियम का उदाहरण पढ़ा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा धातु है ऊष्मा का कुचालक है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो एनसीईआरटी से भी प्रश्न है। जिंक, सीसा, कॉपर, तांबा जिसको बोलते हैं, क्या आंसर होगा। तो कौन सा जो है धातु ऊष्मा का कुचालक है, तो आंसर हो जाएगा सीसा या लेड। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो
सीसा के साथ में मरकरी भी दिया गया है कि सीसा और मरकरी जो है तुलनात्मक रूप से पुअर कंडक्टर होते हैं। तो सीसा और मरकरी दोनों आपको याद रखने हैं परीक्षा दृष्टि से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? एम्फोटोरिक ऑक्साइड है। अब यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, तो यहाँ पर एम्फोटोरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? प्रश्न आप अटेम्प्ट कीजिए तब तक। और ये ऐसे ऑक्साइड होते हैं, अगर हम बात करें, जो एसिडिक और बेसिक, अम्लीय और क्षारकीय दोनों व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। साथ में ये यानी कि ये ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल से भी अभिक्रिया करते हैं और क्षारक से भी अभिक्रिया करते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण कौन है? तो आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ में आपको एनसीईआरटी में ही दिया गया है जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड भी याद रखना है। दो उदाहरण आपको दिए गए हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड्स के उदाहरण हैं जो एम्फोटेरिक हैं, जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अत्यंत तेजी से अभिक्रिया करती है एवं खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं, अतः इन्हें केरोसिन तेल में सुरक्षित रखा जाता है? अब आपको बताना है कि ऐसी कौन सी धातुएं जो ऑक्सीजन के साथ अत्यंत तेजी से अभिक्रिया करती हैं, खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं और इन्हें केरोसिन ऑयल में रखा जाता है सुरक्षित, कि आग न लगे। पोटेशियम है, सोडियम है, लिथियम है, क्या है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन सी ऐसी धातु हैं जो ऑक्सीजन के साथ अत्यंत तेजी से अभिक्रिया करती हैं, आग पकड़ लेती हैं? तो वो पोटेशियम भी है, सोडियम भी है, लिथियम नहीं है। तो पोटेशियम और सोडियम के साथ में ये खासियत होती है, और पोटेशियम और सोडियम के कारण इस प्रश्न का आंसर एक से अधिक हो जाएगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं, पोटेशियम और सोडियम दोनों के साथ में ऐसा केस होता है। पोटेशियम और सोडियम दोनों को ही केरोसिन ऑयल में रखा जाता है सुरक्षित करके। क्लियर है? आपने सोडियम ही पढ़ा होगा, ज़्यादातर जब आपको प्रश्न पूछा जाता है तो सोडियम ही दिया जाता है। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के हिसाब से प्रश्न बनाया जा रहा है, तो इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं अत्यंत ताप पर ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया नहीं करती हैं? तो निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी धातुएं जो अत्यंत ताप यानी बहुत ज़्यादा तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया नहीं करती हैं? तो यहाँ पर आपके सामने विकल्प है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर पे भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ज़्यादातर धातुएं अभिक्रिया कर लेते हैं, कुछ कम टेम्परेचर पे, कुछ ज़्यादा पे कर लेते हैं, लेकिन एक्सट्रीम टेम्परेचर पे भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया न करने वाले वो दो ऐसे कौन से धातु हैं? सिल्वर और कॉपर है, सिल्वर और गोल्ड है, कैल्शियम और सोडियम है, क्या है? तो आपको इस प्रश्न का ट्रिक यही है कि आपने एक्टिविटी सीरीज पढ़ा होगा, अभिक्रियाशील, सबसे कम अभिक्रियाशील जो होते हैं वही यहाँ पर ऐसा काम करते हैं, जो अत्यंत ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। सबसे कम अभिक्रियाशील दो कौन से थे? तो सबसे नीचे में था गोल्ड था, उसके ऊपर था सिल्वर, तो गोल्ड और सिल्वर यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, एनोडीकरण। एनोडीकरण डैश, एनोडीकरण किस धातु पर मोटी ऑक्साइड बनाने की प्रक्रिया होती है? तो एनोडाइजिंग या एनोडीकरण किस धातु पर मोटी ऑक्साइड बनाने की प्रक्रिया होती है? जिंक पर होती है क्या? एल्युमिनियम पर होती है क्या? कैल्शियम पर होती है? किस पर होती है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें, एनोडीकरण जो होता है वो एल्युमिनियम पर, ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड बनाने की प्रक्रिया होती है। जिंक का परत चढ़ाने का जो प्रक्रिया होता है वो आपने देखा है, क्या कहते हैं उसको? गैल्वनाइजेशन कहते हैं, गैल्वनीकरण कहते हैं, यसद लेपन कहते हैं, जिंक से संबंधित है वो। लेकिन यहाँ पे जब एल्युमिनियम पर, यानी एल्युमिनियम धातु है, एल्युमिनियम धातु पर ऑक्साइड की परत चढ़ाया जा रहा है, Al2O3 बना दिया जा रहा है उसको, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एनोडीकरण कहा जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है? तो संक्षारण से बचाने के लिए, संक्षारण से बचाने के लिए, संक्षारण यानी कि कोरोजन, जिसको जंग बोलते हैं लोहे के संदर्भ में, तो संक्षारण या कोरोजन से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं जो जल के साथ, यहाँ जल है, वहाँ पिछले प्रश्न में आपका अधिक मतलब एक्सट्रीम अत्यंत तापमान था, यहाँ पर जल के साथ पूछा जा रहा है कि जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, एक से अधिक है, नन है, क्या आंसर होगा इस प्रश्न का? अच्छा प्रश्न है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी धातु हैं जो जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। लेड भी है, कॉपर भी है, सिल्वर और गोल्ड तो है ही, यहाँ पे आंसर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा।
आखिरी प्रश्न आपका ये, निम्नलिखित में से किस अधातु नॉन मेटल को ऑक्सीजन की अभिक्रिया से बचाने के लिए जल में रखा जाता है। तो अभी तक आपने मेटल का पढ़ा था, अब नॉन मेटल बताइए कि नॉन मेटल ऐसा कौन सा है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया ना करे, उससे बचाने के लिए उसको हम जल में रखते हैं, पानी के अंदर रखते हैं। मरकरी है, फास्फोरस है, सोडियम है क्या। तो यहाँ पर आपसे जो है प्रश्न पूछा गया, बताइए क्या आंसर होगा। तो आसान प्रश्न आपके लिए, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर एक ही नॉन मेटल है, वो नॉन मेटल कौन है, फास्फोरस है। तो फास्फोरस के साथ में याद रखिएगा, फास्फोरस ऐसा अधातु है, ऐसा नॉन मेटल है जिसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया ना कर पाए, क्योंकि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा आग लगेगा, और आग ना लग पाए इसीलिए इसको जल में सुरक्षित रखा जाता है। तो हमने अभी देखा कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में रखते हैं, सोडियम पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में रखते हैं। वहीं अगर हम बात करें फास्फोरस को, तो फास्फोरस को हम जल में रखते हैं। तो आज के जो प्रश्न समाप्त होते हैं। कमेंट कीजिएगा क्लास कैसी लगी। कल आपको इस एनसीईआरटी का जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो कंप्लीट करा दिया जाएगा, और साथ में परसों आपका 9 फरवरी को टेस्ट है, 9 फरवरी को आपका टेस्ट है। तो आप सभी लोग टेस्ट पर फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। और कल भी आप लोगों का जो बिहार स्पेशल की क्लास है वो नहीं आएगी, ताकि आप लोग अपना जो 9 फरवरी का टेस्ट है उसका आप लोग तैयारी कर पाएँ। तो इसीलिए बाकी क्लासेस का इतना टाइम रहेगा कि आपको आगे पीछे करके क्लासेस पूरी हो जाएंगी, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल। और कल हम आपसे 8 बजे लाइव मिलेंगे, तो आप सभी लोग लाइव जुड़िएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।